हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विल स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि दिवाली की थकान उतर चुकी है और वापस से आप अपने जो प्रिपरेशन वाला मोड है उस पे आ रहे हैं। तो वापस से अपनी जो पढ़ाई है, रिवीजन है, आपकी जो प्रैक्टिस है, उसे वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आज का जो सेशन है बेसिकली एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनका लगभग अगले 15 दिन में एग्जामिनेशन होने वाला है स्क्रीनिंग का, उनके लिए। और उनका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए इस एग्जामिनेशन को लेकर, बहुत सारे सवाल मैं जानता हूँ कि आप सभी के मन में चल रहे हैं। उन सभी सवालों के आंसर मैं कहीं ना कहीं आपको देने की कोशिश जो है वो इस सेशन में करूंगा। तो आइए फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो जनाब, ये मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं कि यार ये कुछ पॉइंट्स है जिन पे आज मेरे को चर्चा करनी चाहिए। तो एक एक करके इन सभी पॉइंट्स में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। सबसे पहला पॉइंट मेरे पास है सिलेबस का, कि देखो अगर आप में से कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि यार मेरा सिलेबस ही बचा हुआ है। हालांकि मैं मानता हूं कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है एचपीएससी के, तो आपका सिलेबस बचा नहीं होगा, आपने अपनी तरफ से सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। देखो, कंप्लीट का मतलब 100% नहीं है। कंप्लीट का मतलब है कि यार 90% सिलेबस आपने कर लिया है। हर किसी के कुछ ना कुछ पेन पॉइंट्स होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम नहीं कर पाते, हम एफर्ट लगाते हैं फिर भी उसमें परफेक्ट नहीं बन पाते। तो वो ठीक है, वो चीज मैं आपको बिल्कुल एक्सक्यूज करता हूँ कि हाँ, अगर आपने 90% के आसपास सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो मैं मानता हूँ सिलेबस आपका डन है। और अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हैं कि आपको लगता है कि यार मेरा तो सिलेबस ही काफी ज्यादा बचा हुआ है अभी, और अब मैं क्या करूं, सिलेबस करूं या कुछ और करूं, सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए या मेरे को कुछ और चीजों पे फोकस करना चाहिए। तो देखो, सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना है, बट मैं बोलूंगा यार फटाफट करो, अभी बहुत ज्यादा टाइम सिलेबस पे नहीं देना है। कोशिश करो कि जो भी आपके यूनिट्स बचे हुए हैं आप रिवीजन क्लासेस के माध्यम से उन्हें कवर करो, ताकि अगले मुश्किल से 5-7 दिन में आपका जो सिलेबस है ना, जो भी चीजें बच रही हैं, वो आप एक बार कवर कर लो, एक बार गो थ्रू कर लो। क्योंकि सिर्फ सिलेबस को कवर करने से आप इस एग्जामिनेशन को थ्रू नहीं कर पाएंगे। सिलेबस के साथ साथ आपको कुछ और चीजों पे भी ध्यान देना है। तो 90% हो गया तो मैं मानता हूं ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है जी रिवीजन। सिलेबस क्या है, बहुत बड़ा है, आपका सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर मैं आपसे कोई टॉपिक, कोई चीज पूछूं, जिस दिन आपने पढ़ी है आप आंसर दे देंगे। बट अगर आपने कोई टॉपिक आज से 2 महीने पहले पढ़ा था और आज मैं पूछूं तो शायद आप आंसर ना दे पाए। सो रिवीजन जो है ना, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन नहीं करोगे तो पेपर में आपको दिक्कत आएगी। स्पेशली जो आपके फैक्ट्स होते हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जामिनेशन से जुड़े हुए, जैसे कौन सी किताब किसने लिखी, जैसे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे जुड़ा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला किसका है, जो भी आपके फैक्ट्स होते हैं, अगर आप पेपर से 2 दिन पहले रिवाइज नहीं कर रहे हैं उनको, तो जनाब पेपर में वो आपको याद नहीं रहेंगे, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन कहां से करें? रिवीजन आप रिवीजन वीडियोस के माध्यम से कर सकते हैं, रिवीजन क्लासेस के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ाई करते समय कुछ कुछ पॉइंटर्स अपने लिए खुद से बना लिए थे, तो आप उसके माध्यम से भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। अब बात आती है प्रैक्टिस की। जनाब, ये जो पेपर है इसमें एमसीक्यूज आने वाले, और अगर आप एमसीक्यूज घर से लगा के नहीं जाएंगे, घर से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो पेपर में डेफिनेटली आपको दिक्कत आएगी। अब समस्या यहां आती है कि यार समय कम है, रिवीजन करूं या प्रैक्टिस करूं, दोनों को कैसे मैनेज करूं? तो यार मैं तो मानता हूं कि प्रैक्टिस इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ रिवीजन। जब आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट आपको रिवाइज ही हो रहे होते हैं। तो प्रैक्टिस आपको अभी जरूर करनी चाहिए। प्रैक्टिस जो है ना, आप कब तक कर सकते हो? अपने पेपर से 2-3 दिन पहले तक प्रैक्टिस कर सकते हो। अब पेपर से 1 दिन पहले या पेपर से बिल्कुल 2 दिन पहले मॉक टेस्ट लगाने बैठना, फुल मॉक लगाना, ये अलाउड नहीं है। ये आपको गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये कई बार ना बैकफायर कर जाता है। अभी आपके पास पूरा टाइम है, प्रैक्टिस करो। आप क्या कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एचपीएससी के तो इतने नहीं मिलेंगे आपको। तो बाकी स्टेट्स के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर है जो रिसेंटली कंडक्ट हुए हैं, उन पे नजर डाल सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मॉक्स लगा सकते हो। हमारा एचपीएससी का एमसीक्यू बैंक है, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो जनाब। इस कोर्स पे अभी दिवाली ऑफर में डिस्काउंट भी चल रहा है। आप एचपीएससी एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक को भी चेक कर सकते हो। इसमें आपको पीवाई क्यूज और मॉक टेस्ट जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लगाना चाहते हो तो यूजीसी नेट के भी सवाल लगा सकते हो प्रीवियस ईयर के। बट देखो, मैं एडवाइस ये करूंगा कि यूजीसी नेट के जो रिसेंट पेपर्स है ना, वो मत लगाना। आप पुराने पेपर्स लगा सकते हो, रिसेंट नहीं। आप पुराने वाले लगा सकते हो, ओल्ड वाले जो है ना वो लगा सकते हो, रिसेंट वाले मत लगाना। क्योंकि रिसेंट वालों का ना बिल्कुल ही पैटर्न बहुत ज्यादा हाई चला गया है, लेवल बहुत ज्यादा हाई चला गया, बहुत बड़े बड़े लेंथी सवाल आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सवाल आते हैं। स्टेट लेवल पे वो हमें देखने को नहीं मिलते। तो रिसेंट 4-5 साल के पेपर को छोड़ दो, पुराने जो पेपर्स हैं आप वो लगा सकते हो।
कितने सालों के लगाने वो आपके ऊपर, जितना आपके पास टाइम है आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि यार इतने सालों के या फिर ये सब करना है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हो, बट द बॉटम लाइन इज कि आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली का जो आपको टारगेट है वो कम से कम रखना चाहिए कि यार डेली मेरे को प्रैक्टिस करनी है, डेली कम से कम एटलीस्ट 100 एमसीक्यूज तो आपको करने ही करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो ये टारगेट आपको जरूर लेकर चलना है। इसमें आप फुल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, फुल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। फुल मॉक टेस्ट से फायदा आपको क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो जनाब एक पॉइंटर मैंने यहां पे लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग का। अब आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग आने वाली है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर लगाने से पहले ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि यार ये आंसर गलत हो गया तो आंसर तो मेरे मार्क्स नेगेटिव में जा सकते हैं, मार्क्स कम हो सकते हैं। ये नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करना आपको सिखाएगा फुल लेंथ मार्क्स। अगर आप फुल लेंथ मार्क्स लगाओगे तो आपको पता चलेगा यार कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको ना एक ट्रेलर देता हूं। आप मॉक टेस्ट लगाओगे, 2.5-3 घंटे अपने टाइम स्पेंड करोगे, वो ठीक है, बिल्कुल आप लगाओगे। होगा क्या मॉक टेस्ट लगाते हुए, मैं थोड़ा सा उसकी झलक आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहता हूं। होगा क्या, आप 100 क्वेश्चन लगा रहे होगे ना, तो अराउंड 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको 100% श्योरिटी होगी कि हाँ यार मैंने आंसर मार्क कर दिया, यही इसका आंसर है। अब बाकी के जो 50-60 क्वेश्चन बचेंगे उसमें आपको होगा डाउट, उसमें आपको आएगा डाउट कि यार इसका आंसर सही है या फिर नहीं है, डाउट आएगा। अब डाउट भी अलग अलग तरह के आएंगे। डाउट में एक तो डाउट ऐसा होगा कि आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हैं, दो ऑप्शंस के बीच में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यार कौन सा ऑप्शन जो है आंसर होगा। और एक डाउट ऐसा होगा जिसमें आपको कुछ पता ही नहीं, आपने कभी सुना ही नहीं, आपको चारों के चारों ऑप्शंस ही नहीं है, आपको कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कोई न्यू कंसेप्ट है, कोई न्यू टॉपिक है, कोई न्यू कंसेप्ट है, वो आपको देखने को मिल रहा है। तो जनाब जहां पे आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हैं वहां पे आपको बिल्कुल गेस लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। आप अगर ऐसे क्वेश्चंस को भी छोड़ देंगे, इस पे गेस नहीं लगाएंगे, इस पे कोई आंसर मार्क नहीं करेंगे, तो फिर हो सकता है आप सिलेक्शन से दूर चले जाएं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन से पंगा लेंगे जो बिल्कुल नए हैं, आपने कभी सुना ही नहीं, टॉपिक के बारे में पता ही नहीं, वो ब्लाइंड गेस हो जाएगा। देखो अगर आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हैं तो आप एक एजुकेटेड गेस लेंगे, आप एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करके दो ऑप्शंस पे पहुंचेंगे, उनमें से गेस लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। बट अगर आप एक नए क्वेश्चन, एक नए टॉपिक में गेस लेंगे तो एक ब्लाइंड गेस हो जाएगा। और ब्लाइंड गेस है, चार ऑप्शंस में से कोई भी सही हो सकता है, और उसमें जनाब सही होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है और गलत होने की प्रोबेबिलिटी 0.75 है। तो ऐसे गेस मैं कहूंगा अवॉइड करो, ऐसे गेस ना लेने पड़े, ऐसे गेस को अवॉइड करना ही चाहिए। बट जो दो ऑप्शंस के बीच में आप कंफ्यूज हैं उसमें आपका राइट आंसर का प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है, रॉन्ग का भी 0.5 है, तो ऐसे वाले गेस आप जरूर ले सकते हो और लेने भी पड़ेंगे, ऐसे वाले गेस तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अब एक्चुअल में प्रैक्टिकली आप इसको कैसे हैंडल करते हो, ये चीज आपको आपके मॉक टेस्ट सिखाएंगे। तो यार अगर आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो कुछ फुल लेंथ मॉक टेस्ट डेफिनेटली लगा लेना, उससे आपको नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करना भी आ जाएगा। अब बात आती है पैटर्न की, कि सर ये जो पैटर्न का खेल है कि पैटर्न कैसा आएगा, कभी एचपीएससी किसी तरीके का पेपर पूछ लेता है, बाकी स्टेट्स में कैसा आता है, यूजीसी नेट में कैसा आता है। आप तो कह रहे थे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, बट कहीं उल्टे पुल्टे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आ जाएंगे। तो जनाब पेपर का पैटर्न 100% कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, बट जो भी पैटर्न आएगा, जो भी पेपर होगा, वो सभी के लिए एक ही पेपर होगा। अगर पेपर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आ गया, बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े सवाल आ गए, तो वो सबके लिए मुश्किल होगा और फिर कट ऑफ आपका अकॉर्डिंगली इफेक्ट उस चीज से हो सकता है। तो आपके अकेले के लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा, अगर थोड़ा सा मुश्किल आता है तो सभी के लिए होगा। और जनाब ऐसा नहीं है कि आपको जो पेपर में सवाल आएंगे उनका पैटर्न पता होगा तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस जो है ना कंटिन्यू रखिए। आप जैसे सवाल लगा रहे हैं, जैसे सवाल बाकी स्टेट्स में पूछे जाते हैं, जैसे सवाल सेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप बिल्कुल उनको प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि अगर एग्जामिनर ने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बना भी दिए, अगर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 उसने कर भी दिया, तो वो स्टेटमेंट्स भी कहीं ना कहीं क्या है, वो आपके कंसेप्ट से ही तो लिंक्ड है, आपके जो फैक्ट्स हैं उन्हीं से लिंक्ड है, जो आपके सिलेबस है उसी से लिंक्ड है। तो अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है, आपको सिलेबस की नॉलेज है, तो आप वैसे क्वेश्चंस को भी हैंडल कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे क्वेश्चंस कोई बहुत बाहर से बना के लाएगा, दूसरे देश के कहीं से उठा लाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सिलेबस में से ही वो क्वेश्चंस बने होंगे। तो कैसे भी आए, मैच द फॉलोइंग आ जाए, स्टेटमेंट आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, फिल इन द ब्लैंक आ जाए, कुछ भी आ जाए यार, तो आप हैंडल कर सकते हो। अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है, आपको सिलेबस के ऊपर कमांड है, तो हैंडल हो जाएगा। इसको लेकर टेंशन नहीं लेनी है ना, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज पे टेंशन मत लो। रेदर आप अपनी
प्रैक्टिस के ऊपर टाइम लगाओ, है ना, आप अपने रिवीजन के ऊपर टाइम लगाओ, इस सब चीजों के ऊपर टेंशन लेना छोड़ दो। अगर आप ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं सर मैंने तो सब कर लिया, मुझे तो सब आता है, मेरे को अब कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर आप ऐसी कैटेगरी में आ रहे हैं जनाब, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी ना किल करता है। ओवर कॉन्फिडेंस अगर आपको हो रहा है कि यार मैंने तो सब कुछ कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, आप कुछ पढ़ने बैठते तो पढ़ने का मन नहीं करता, हमें लगता है यार ऑलरेडी मेरे को ये चीज ऑलरेडी आती है, तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको किल करता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस को हटा के रखो और अपने आप को चैलेंज दो, कैसा भी चैलेंज दे सकते हो। चैलेंज दे सकते हो कि यार आज मैं ना 300 एमसीक्यू लगाऊंगा, ये चैलेंज दे सकते हो। आप अपने आप को चैलेंज दे सकते हो कि यार 10 डेज में 10 यूनिट्स का पूरा रिवीजन कर डालूंगा, ये चैलेंज आप अपने आप को दे सकते हो। तो अपनी प्रिपरेशन को चैलेंजिंग बनाओ, चैलेंजिंग बनाओगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका वापस से प्रिपरेशन में आने लगेगा, अगर आपको भी वो बोरिंग लगने लगी है। और जनाब एक और चीज है आपका सब्जेक्टिव पेपर। तो सब्जेक्टिव पेपर आप सभी जानते हैं आपका नेक्स्ट फेज के अंदर कंडक्ट होगा, और उसको लेकर मैं यही बोलूंगा भूल जाओ, अभी बिल्कुल भूल जाओ, अभी उसको लेकर कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप अभी स्क्रीनिंग पे ही फोकस करो, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन को निकालो, अभी टाइम कम है और इसी पे ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए। पेपर निकालने के बाद सब्जेक्टिव की बातें बहुत सारी कर लेंगे, बहुत सारी हो जाएंगी, अभी के लिए इसी पे फोकस करो। तो जनाब ये कुछ चीजें थी जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको अपने प्रिपरेशन में मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।